पहले तो इजी होता है, फेवरेट भी होता है, बट एग्ज़ाम में नंबर नहीं आते हैं। तो ये वैसा ही एक कहावत है ना कि वो प्यारी क्या जो दर्द न थे। तो सिंपली वही हुआ था मेरे साथ। मेरा रीजनिंग बहुत स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट था मैम, लेकिन इस बार भी मैं IBPS PO मेंस दी एंड यू विल नॉट बिलीव कि मैंने सिर्फ 7 मार्क्स का अटैम्प्ट किया था। इन द इंटायर पेपर ऑफ 60 मार्क्स आई कैन ओनली अटैम्प्ट 7 मार्क्स एंड आई वाज लाइक कि अगर मेरा सेक्शनल रीजनिंग में क्लियर हो गया देन ओनली आई कैन क्लियर दिस एग्जाम, अदरवाइज नो। तो अच्छा था, लग अच्छा था कि मेरा सिर्फ एक गलत हुआ एंड आई कुड क्लियर द कट ऑफ। सो हाय श्रद्धा। हाय मैम। सबसे पहले शुरू करने के लिए हम जानना चाहते हैं आपके बारे में, थोड़ा आपका बैकग्राउंड, आप कहाँ से हैं, आपने क्या पढ़ाई करी है। लेट्स स्टार्ट विद दैट। Hello ma'am, my name is Shraddha Shrivastava and I come from Pratapgarh, Uttar Pradesh. I have completed my basic schooling from Pratapgarh itself, and after that I have completed my graduation in BSc and post graduation in MA Sociology from Lucknow University. And after my post graduation in 2021 I have started preparing for bank exams. सो आपने इस एग्जाम के लिए कितने अटेम्प्ट्स दिए और आपने अपने आप को मोटिवेटेड कैसे रखा इतने अटेम्प्ट्स में? मैम दिस वाज माय थर्ड अटेम्प्ट एंड मोटिवेशन तो एक ही था कि और कोई ऑप्शन नहीं था, तो दैट इज़ द ओनली मोटिवेशन। तो मैं सो कितनी बार ऐसा होता होगा ना कि नहीं अब नहीं करना है, तो वापस खड़े होने के लिए वो एनर्जी कहाँ से आती थी? देन हाउ डिड यू कीप योर माइंड वेरी ऑक्यूपाइड विद दिस आइडिया? मैम क्योंकि अगर फॉर एग्जांपल आपका माइंड ठीक है, आप डीमोटिवेटेड हो, बट आप फॉर कितने टाइम तक रहोगे? एक टाइम के बाद आपको लगेगा कि नहीं, अगर मैं ज़्यादा टाइम वेस्ट करूँगी डीमोटिवेट होकर तो मेरा ही लॉस है। तो वो बैक एंड माइंड मेरे माइंड में चलता था। अगर कभी मैं डीमोटिवेट भी होती थी देन आधे घंटे बाद ही मुझे लगता था कि नहीं अब पढ़ाई स्टार्ट करनी है। तो वो चीज़ें रहती थी। हाँ, वापस तो आना ही है। सो आपने 3 अटेम्प्ट्स दिए आपने हमें बताया। सो सबसे पहले तो हम ये जानना चाहेंगे कि आपने चूज़ क्यों किया ये बैंकिंग एग्जाम? मैम आफ्टर माई पोस्ट ग्रेजुएशन मैंने सिलेबस देखा पहले, जो भी एग्जाम्स थे लाइक बैंकिंग एंड ऑल का। तो गवर्नमेंट एग्जाम्स आपका फोकस? हाँ यस मैम, डेफिनेटली वही मेरा फोकस था। तो बेसिकली क्या हुआ कि मैम जो बैंकिंग एग्जाम का सिलेबस होता है लाइक मैथ्स, रीजनिंग, तो ये मेरे स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट्स रहे हैं। और अगर मैं SSC का देखूँ तो उसमें जनरल साइंस पूछता है, तो वो मेरे को बिल्कुल नहीं अच्छा लगता था पढ़ने में। तो एक ये रीज़न था कि मुझे बैंकिंग में ही स्विच करना है क्योंकि मैं कंफर्टेबल थी उसके सब्जेक्ट से। तो मैम मैंने बैंकिंग का इसलिए शुरू किया। और किसी ने आपको गाइड किया कि हाँ दिस इज़ द राइट चॉइस फॉर यू? नो मैम, कोई गाइड नहीं किया, बट हाँ सपोर्ट किया। मेरे फैमिली मेम्बर्स ने जो भी मेरा डिसीजन था उन्होंने सपोर्ट किया। यस मैम। सो ये था आपका रीज़न टू अप्लाई फॉर दीज एग्जाम्स। उसके लिए आपने पहले तो स्टार्ट किया होगा टू अंडरस्टैंडिंग द सिलेबस। तो सिंस आपने 3 अटेम्प्ट्स दिए हैं, वी हैव अ वेरी ह्यूज एक्सपीरियंस। यहाँ पर आप हमें काफ़ी कुछ बता सकते हैं, हमारे एस्पिरेंट्स को काफ़ी कुछ बता सकते हैं कि क्या गलतियाँ होती हैं, कैसे प्रिपेयर करना है और हमारी स्ट्रैटेजी क्या होती है। तो दैट्स आवर फोकस राइट नाउ कि हम आपसे स्ट्रैटेजी जाने। तो हम सबसे पहले शुरुआत करेंगे ऑफकोर्स प्रीलिम्स की। एंड सिंस आपने 3 प्रीलिम्स दिए हैं तो 3 प्रीलिम्स का रिच एक्सपीरियंस है आपके पास। हम जानना चाहते हैं कि आपकी स्ट्रैटेजी क्या थी प्रीलिम्स के लिए। सबसे पहले इंग्लिश सब्जेक्ट के लिए, वील गो सब्जेक्ट वाइज। सो इंग्लिश के लिए जानना चाहते हैं आपकी स्ट्रैटेजी क्या थी, आपने कैसे प्रिपेयर किया, कोई स्पेशल नोट्स या फिर स्पेशल वेबसाइट्स दैट यू रेफर्ड, या कोई टीचर आप सजेस्ट करना चाहेंगे? मैम सबसे पहले इंग्लिश के पहले मैं ये बताऊंगी कि मुझे 3 अटेम्प्ट्स लगे क्यों एक्चुअली। सबसे पहला अटेम्प्ट जो मैंने 2021 में दिया था जस्ट आफ्टर माई पोस्ट ग्रेजुएशन, तो उसमें मैंने मैम मीन्स पे बिल्कुल नहीं फोकस किया था टू बी ऑनेस्ट, बस प्री पढ़ा और दे दिया। तो ऑब्वियसली बात थी मेरा मीन्स नहीं क्लियर हुआ। देन इन 2022 मेरे साथ क्या हुआ कि मैं RBI ग्रेड बी का एग्ज़ाम होता है उसके लिए थोड़ा सा डिस्ट्रैक्ट हो गई। तो जो एक अगर आप बैंकिंग एग्जाम देखो तो जून से शुरू होता है, तो यू गेट टाइम फ्रॉम जैन टू जून टू प्रिपेयर। तो उस टाइम में मैं मेंस ना पढ़ के मैं RBI ग्रेड भी पढ़ ली, तो वो एक एडेड प्रेशर। हाँ, तो दैट्स वाई फिर अगेन वही सेम स्टोरी हुई कि मेरा कोई भी मेंस नहीं मतलब मेंस नहीं क्लियर हुआ। देन इन 2023 मैंने ये दोनों चीज़ को साइड में रखा, मतलब मेंस पे पढ़ाई की एंड RBI को थोड़ा साइड में रखा। एंड इन 2023 मैंने मेंस क्लियर किया देन। एंड इंग्लिश की टू बी स्पेसिफिक मेरी कोई स्ट्रैटेजी नहीं थी क्योंकि मैं ICSE बैकग्राउंड से हूँ, तो मेरा इंग्लिश वॉज डिसेंट। बस मैं सेक्शनल मार्क्स देती थी एंड मोर ओवर मैं रीडिंग पे बहुत फोकस करती थी। और न्यूज़पेपर या कोई भी सोशल मीडिया पे भी कोई आर्टिकल आया तो मेरी हमेशा आदत है कि लोग देखते हैं ना बड़े कैप्शन होते तो लोग छोड़ देते हैं, तो मेरी आदत है मैं कैप्शन जरूर पढ़ रही थी बड़े बड़े। तो मेरी रीडिंग की हैबिट बहुत अच्छी थी। सो वो हमेशा से थी? यस मैम, हमेशा से। इंग्लिश वाज द इजीएस्ट सब्जेक्ट Yes, एज कंपेयर्ड टू अदर सब्जेक्ट्स। तो अप्रोक्सिमेटली आपने उसके कंपैरिजन थोड़ा कम मतलब कम मेहनत करी होगी इस सब्जेक्ट के लिए? यस मैम, डेफिनेटली। रीडिंग और उसके अलावा क्या क्या था जो आपने ऐड किया इंग्लिश के लिए? मैम ओनली सेक्शनल। अब हम आगे बढ़ेंगे रीजनिंग के लिए। और रीजनिंग जैसे कहते हैं कि हर एस्पिरेंट का फेवरेट सब्जेक्ट है। आई एम श्योर जब भी ये सब्जेक्ट का नाम लिया जाता है एवरीबडी हैज अ ह्यूज स्माइल ऑन देयर फेस। एंड आपका भी फेवरेट होगा, बट जब सबका फेवरेट है तो ऑफ कोर्स वो सब बच्चे ही उसमें अच्छे हैं, तो इट्स गोना बी इवन टफर। और इस बार शायद एग्जाम भी काफ़ी टफ आया था रीजनिंग का।
तो मैं ये जानना चाहूँगी आपने रीजनिंग के लिए क्या स्पेशल किया, क्योंकि सभी कर रहे हैं तो यू हैव टू ऐड एक्स्ट्रा एफर्ट्स, सो व्हाट आर द एक्स्ट्रा एफर्ट्स यू पुट? सबसे पहले तो इजी होता है, फेवरेट भी होता है, बट एग्जाम में नंबर नहीं आते हैं, तो ये वैसा ही एक कहावत है ना कि वो प्यारी क्या जो दर्द ना थे तो सिंपली वही होता है मेरे साथ। मेरा रीजनिंग बहुत स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट था मैम, लेकिन इस बार भी मैं IBPS PO मेंस दी एंड यू विल नॉट बिलीव कि मैंने सिर्फ 7 मार्क्स का अटेम्प्ट किया था। In the entire paper of 60 marks, I can only attempt 7 marks. And I was like कि अगर मेरा sectional reasoning में clear हो गया, then only I can clear this exam, otherwise no. तो अच्छा था, लग जाता कि मेरा सिर्फ एक गलत हुआ and I could clear the cut off. तो ये तो स्टोरी हो गई। बाकी स्ट्रैटेजी में मैम क्या था कि स्टार्टिंग में मैंने प्रीलिम्स के लिए तो वही एक बेसिक, सबसे पहले मैंने सिलेबस कवर किया। सबसे पहले तो आप पुट डाउन करो जो भी आपका लिस्ट है, जो भी टॉपिक्स हैं, एंड देन टॉपिक बाय टॉपिक आप यूट्यूब से, या अगर आप कोई कोचिंग रेफर करना चाहते हो या कोई भी बुक करना चाहते हो तो आप टॉपिक बाय टॉपिक जाओ, देन मूव टू सेक्शनल मॉक्स एंड देन टू फुल मॉक। सो अब हम बढ़ेंगे क्वांट की तरफ। रीजनिंग तो आपने बताया कैसे प्रिपेयर किया और आपको कितनी मुश्किल हुई एंड यू कुड जस्ट अटेम्प्ट 7 मार्क्स। अब बढ़ेंगे क्वांट की तरफ। मैथ्स स्ट्रांग होना बहुत ज़रूरी होता है क्वांट के लिए, और बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है कि आपके बेसिक क्लियर हो। सो उसके लिए आपने कैसे अपनी स्ट्रैटेजी बनाई? एंड इवन दिस टाइम ऑल्सो क्वांट के एग्जाम्स भी थोड़े से मुश्किल आए थे। यस, तो हम ये जानना चाहेंगे आपकी स्ट्रैटेजी क्या थी, एंड जब आपने एग्जाम पेपर देखा तो हाउ डिड यू मैनेज द स्ट्रैटेजी? क्योंकि एग्जाम देखकर एकदम से लोग डर जाते हैं कि इतना मुश्किल कैसे? एग्जैक्टली मैम 2022 में भी मैंने अटेम्प्ट दिया था, तो उस ईयर क्या हुआ था कि क्वांट बहुत डिफिकल्ट आई थी। जो इस ईयर रीजनिंग का पोर्शन था सेम वो हाल क्वांट्स का था। तो इस बार मैं मेंटली प्रिपेयर थी कि क्वांट तो अच्छी करके ही जानी है। तो मैम प्रीलिम्स तो मेरे लिए ईजी रहता था क्योंकि मैथ्स का बैकग्राउंड था और मैथ्स अच्छी भी लगती थी मुझे, बट प्रॉब्लम हमेशा मेंस में मुझे आती थी। तो वही 2023 से मैंने फिर ज़्यादा फोकस किया कि मैं वीडियो लेक्चर्स देखूं मेंस के लिए। तो मैंने बहुत ज़्यादा यूट्यूब पे काफ़ी वीडियोस देखे एंड थॉरली प्रैक्टिस की, तो उसका बेनिफिट मुझे एग्जाम में मिला। एंड बिकॉज ऑफ क्वांट्स मेरा इस बार क्लियर भी हुआ क्योंकि मुझे 25 अराउंड मार्क्स मिले थे। दैट्स अ गुड स्कोर आई गेस। एब्सोल्युटली, एब्सोल्युटली। सो ये था हमारा सब्जेक्ट वाइज डिटेल कि आपकी क्या स्ट्रैटेजी थी, आपने कैसे पढ़ाई करी। सिंस आपका जो फर्स्ट और सेकंड ईयर का जर्नी था उसमें यू वर रियली डिस्ट्रैक्टेड विद अदर एग्जाम्स, तो बहुत मुश्किल होता है। कहीं ना कहीं कहा जा रहा है कि बहुत फोकस्ड रहना ज़रूरी है। अगर आप एक एग्जाम दे रही है तो पूरा का पूरा डेडिकेशन उस पर लगाएं। बट मैं एक जनरल क्वेश्चन पूछना चाहती हूँ, व्हाट आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स अकॉर्डिंग टू यू जो हेल्प करती हैं एक एस्पिरेंट को क्लियर करने के लिए एग्जाम? मैम मैं 3 चीज़ बताऊंगी कि एक तो आप कंसिस्टेंट रहो, दूसरा आप डिसिप्लिन रहो, और तीसरा आप टाइम टेबल ज़रूर बनाओ। फर्स्ट 2 थिंग्स तो आई थिंक सब फॉलो करते हैं, बट टाइम टेबल बहुत कम लोग बनाते हैं। एंड मैं तो प्रेफर करती थी कि डिजिटल वर्ल्ड में भी मैं पेन पेपर पे बनाती थी, और वो एक होता था कि मैं बनाती थी स्टिकी नोट्स पे और उसको स्टिक करती थी, एंड एट द एंड ऑफ द डे मैं उसको मार्क करके ही सोती थी। तो वो मेरे को बहुत मोटिवेटेड रखता था। एंड कंसिस्टेंसी तो मैम है, अगर आपको मतलब ठीक है आप ज़्यादा नहीं एक्सटेंड कर पा रहे हो, थोड़ा भी पढ़ो, बट आप पढ़ो, आप 1 आवर भी पढ़ो पर आप पढ़ो। तो ये कंसिस्टेंसी का बहुत बड़ा रोल है। एंड डिसिप्लिन्ड होके ही पढ़ना है, ये नहीं कि आप पढ़ने बैठे हो 2 घंटे बट आप सोशल मीडिया स्क्रॉल कर रहे हो तो वो वर्क नहीं करेगा। तो ये 3 चीज़ आपको करनी चाहिए। सो टाइम टेबल के लिए भी एक स्ट्रैटेजी होती है, अपना कैलिबर समझना और हम कितना इनपुट दे सकते हैं और कितना एक्सेल कर सकते हैं उस टॉपिक पे। सो आपने वो स्ट्रैटेजी कैसे बनाई, और क्या आप हमेशा टाइम टेबल ऐसा बनाते थे ना कि ये सारा अचीव करना है, पर कम भी होता था चल जाता है, यू यूज्ड टू पुट मोर ऑन योर टाइम टेबल कि ये सब करना है, एंड देन इवेंचुअली 10 में से अगर 7 चीज़ें भी हो जाएं तो यू आर सैटिस्फाइड, या फिर यू वर श्योर कि हाँ इतना ही बनाऊंगी एंड ये सब चीज़ें करनी है? क्या था आपका स्ट्रैटेजी? सेकंड वाला था मेरा। हमेशा होता था कि ठीक है टारगेट बहुत बड़े मत रखो, क्योंकि अगर एट द एंड ऑफ द डे आप अचीव नहीं करोगे तो आप डिमोटिवेट होगे। तो आप थोड़े से छोटे ही टारगेट्स रखो, तो ताकि आप अचीव करो तो नेक्स्ट डे आप उसको इंक्रीज़ कर सकते हो। तो आप स्टेप बाय स्टेप बढ़ाओ, ये नहीं आप पहले दिन 10 आवर्स का बना लोगे तो वो वर्क नहीं करेगा। तो आपकी स्ट्रैटेजी क्या थी एग्जैक्टली? टाइम टेबल, आपका टाइम टेबल एग्जैक्टली क्या था? मैम मेरा टाइम टेबल ऐसा होता था कि मैं मॉर्निंग में उठती थी एंड विद ब्रेकफास्ट में एक वीडियो देख लेती थी करंट अफेयर्स का, तो वहाँ से मेरा डेली करंट अफेयर्स कवर होता था। देन आफ्टर ब्रेकफास्ट क्या होता था कि मैं या फिर क्वांट या फिर रीजनिंग कोई भी एक सब्जेक्ट उठा के उसकी थॉरो प्रैक्टिस करती थी। आपने जनरल अवेयरनेस के लिए प्रीलिम्स के साथ ही तैयारी शुरू कर दी थी? मैम प्रीलिम्स के साथ। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। हाँ वो बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है। तो मैम क्योंकि अगर बाद में करेंगे तो आप रिवाइज करने के लिए टाइम नहीं मिलेगा, आप पढ़ तो लोगे बट रिवाइज नहीं कर पाओगे, तो वो मेरे साथ में ही था। हाँ तो वो ब्रेकफास्ट करते करते मैं वो कोशिश करती थी कि वो ख़त्म हो जाए। तो एंड आफ्टर ब्रेकफास्ट फिर मैं कोई भी क्वांट या रीजनिंग में से कोई एक सब्जेक्ट उठाती थी जिसकी मैं प्रैक्टिस करती थी, लाइक 2.5 to 3 आवर्स तो मुझे पढ़ना था वो सब्जेक्ट। तो जो भी था उसका पहले वीडियो देखा,
देन सॉल्व किया, देन मॉक दे दिया, सेक्शनल मॉक दे दिया, ऐसे ऐसे करके मैं प्रैक्टिस करती थी। देन फिर वही लंच का टाइम हो जाता है तो वो लंच वगैरह किया। उसके बाद फिर अगेन मेरी स्ट्रैटेजी थी कि लाइक मैंने कॉन्ट लंच उठा के बाद लिया। सबसे मुश्किल होता है पढ़ाई को यस कंटिन्यू मैम, करना, तो उसको कैसे आप मैम मैं सो जाती थी मैं सोती थी टू बी ऑनेस्ट, मतलब एक नैप मुझे चाहिए वापस से पढ़ने के लिए। मैं लगातार नहीं पढ़ सकती हूँ, एंड दैट्स द रीज़न कि मैंने लाइब्रेरी कभी नहीं ज्वाइन की, मैं अपने रूम में ही पढ़ती थी। हाँ, कंफर्ट में। एंड आई थिंक मैं 8 आवर्स में था, ऑन एन एवरेज 8 to 9 आवर्स ही पढ़ती थी। तो वो पार्ट था मेरा कि आफ्टर जब मैं नैप लेके उठती थी लाइक 4 या 5 पे, फिर मैं वो 3 घंटे का स्ट्रेच लेती थी। लाइक क्वांट अगर पढ़ लिया तो रीजनिंग अब उठाना है, तो फिर रीजनिंग वगैरह उठाई। वही सेम स्ट्रैटेजी कि आप वीडियो देखो या टॉपिक रिवाइज कर लो, देन आप सेक्शनल मॉक वगैरह देके आप फिनिश कर लो। एंड एट द एंड ऑफ द डे मैं इंग्लिश की तरफ जाती थी, क्योंकि वो मेरे थोड़ा हाँ इजी सब्जेक्ट था मेरे लिए, और ज़्यादा उसमें एफर्ट्स नहीं देने थे, तो लाइक 1 hour वाज इनफ फॉर मी। यस। सो ये तो था डेली टाइम टेबल आपका, बट क्या आपने वीकली टारगेट्स रखे थे कि इस वीक में ये टॉपिक पूरा हो जाना चाहिए, या ऐसा कुछ रखते थे आप वीकली भी? मैम जब एकदम इनिशियल फेज था तब रखा था मैंने, जब मुझे लाइक सिलेबस कवर करना था, क्योंकि उस टाइम पे था माइंड में कि हाँ इतने टॉपिक इतने में करना है। और या फिर मेरा जब मेंस लगा होता था तब मैं रखती थी वीकली, क्योंकि उसमें करंट अफेयर्स आपको रिवाइज करने होते हैं। तो मेरा टारगेट रहता था कि हाँ इस मंथ में इस वीक में इस मंथ का कवर करना है। और इन बिटवीन प्रीलिम्स में ऐसा मेरा कोई वीकली टारगेट नहीं होता था, मेंस के टाइम पे होता था। जैसा आपने बताया जनरल अवेयरनेस के लिए आपने प्रीलिम्स से शुरुआत कर दी थी, एंड आई थिंक जनरल अवेयरनेस एक ऐसा सब्जेक्ट है जहाँ पर प्रैक्टिस से ज़्यादा बहुत ज़्यादा रिवीजन लगता है। सो आपकी रिवीजन स्ट्रैटेजी क्या थी, और आप किस तरीके से आप नोट्स बनाते थे इनके लिए, ये प्लीज़ हमें बताइए। मैम रिवीजन सबसे बेसिक या सबसे अच्छा रिवीजन का तरीका ये होता है कि आप डेली उसको करो। तो इसीलिए मेरा मॉर्निंग में फिक्स रहता था कि मुझे वो डेली वाली वीडियो तो करनी है, क्योंकि आजकल जो एजुकेटर्स भी हैं तो वो प्रीवियस डे का रिवाइज करा देते हैं, तो एक तो वो बहुत अच्छा रिवीजन हो जाता है। देन उसके बाद मेरा क्या होता था कि मैं मंथली PDF पे रिलाई करती थी ओवरऑल प्रिपरेशन के लिए। तो जब भी वो आई PDF तो मैंने 4-5 डेज में उसको कवर कर लिया। देन उसके जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, स्पेशली जो की पॉइंट्स हैं या डेटा बेस्ड हैं, तो उनको मैंने एक अलग पेपर पे नोट कर लिया। या कोई अपॉइंटमेंट है बहुत ट्रिकी तो उसको मैंने पेपर पे नोट कर लिया। तो इससे क्या होता था कि आपको एग्जाम के टाइम में आपके 5-6 पेज के नोट्स हो गए हर मंथ के, तो वो ईजी से आप रिवाइज कर सकते हो। तो मैम ये स्ट्रैटेजी थी मेरी।